गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 जनवरी है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। साथ ही कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी हम लोग करेंगे। यह न्यूज़ आप लोग को दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, पीआईबी और पीटीआई से कवर किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे यह यूजफुल कहाँ होगा, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कंटेंट को कवर करते हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपसे आपका जो भी क्यूरी हो इससे संबंधित करंट अफेयर से, तो वो सॉल्व हो सके, उसके लिए नया नवाचारी प्रावधान हम लोग लाते रहते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए नए तरीके से करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास। हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक एक साथ करेंगे। अलग से हम लोग पीटी का टॉपिक है, जब एग्ज़ाम पीटी पास होगा तो केवल पीटी फैक्ट बात कर लेंगे। फिलहाल हम लोग पीटी और मेंस के टॉपिक एक साथ वाले टॉपिक करेंगे, मेंस टॉपिक करेंगे प्लस इंटरव्यू टॉपिक करेंगे। अर्थात हम यहाँ से भी मेंस देखेंगे और अलग से एक मेंस का टॉपिक देखेंगे जो प्योर मेंस का टॉपिक हो, और खास इंटरव्यू ओरिएंट जो टॉपिक होगा तो वहाँ भी हम लोग देख लेंगे। तो पहला टॉपिक आज है जो हम लोग बात करने वाले हैं, उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता। यह लगातार पिछले 1 वर्षों से चर्चा का विषय था, तो यह अंतिम रूप से उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया। तो इससे संबंधित हम पीटी फैक्ट और मेंस फैक्ट साथ में हम लोग देखेंगे। यहाँ से इंटरव्यू के भी आपको टॉपिक बनेंगे, तो क्या करना है, हम इसके संबंधित चीज़ों को कवर करेंगे। कृत्रिम सूर्य रिएक्टर क्यों चर्चा में है, तो इस पर हम एक नज़र डालेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट को देखेंगे। एक देश एक चुनाव, लोकतांत्रिक बहस लगातार चर्चा हो रही है। आपको इससे संबंधित कमेटी बन चुकी है पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में। अभी संयुक्त संसदीय समिति भी इस पर गठित हो चुकी है। तो इससे संबंधित लगातार बातें हो रही हैं, तो क्या बदलाव होगा, क्या अभी अपडेट है, इससे संबंधित हम इस पर चर्चा करेंगे और इसमें पीटी प्लस मेंस के टॉपिक को हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही मेंस का टॉपिक देखेंगे। ट्रंप की कृपा के भरोसे न रहे भारत। बदलते ट्रंप 2.2 की हम बात करते हैं, ट्रंप 2.0 की बात करते हैं, जो नए शासन प्रशासन में वो आकर अपनी बातों को रख रहा है, जहां पर WTO, WHO, यूनेस्को, फिर उसके बाद वैश्विक संस्थाओं से बाहर निकलने की बात कर रहा है, दोहरी नीति की बात कर रहा है, दोहरी नीति की बात कर रहा है, पेरिस क्लाइमेट जो समझौते हैं उससे बाहर निकलने की बात कर रहा है। साथ ही साथ अपने प्रवासियों को लेकर क्या वो रवैया अपनाया, अपनी सीमा को लेकर क्या रवैया अपनाया है, उससे संबंध अंतर्राष्ट्रीय डॉलर नीति के संदर्भ में उसके क्या संदर्भ आ रहे हैं नए हालातों में, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज मेंस का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर नई सरकार की नीतियां, तो इसको लेकर हम चर्चा विषय करेंगे। और ऐसे एडिटोरियल में हम लोग देखेंगे सहजता में सार्थकता, अर्थात कहने का अर्थ सिंपल सा है, जितना आप सरल रहिएगा उतनी ही सफलता के दर आपके रहेंगे, क्योंकि सरल व्यक्ति हमेशा सहज होता है, लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होता है, उसमें चंचलता कम होती है, तो भटकाव कम होता, एकाग्र होता है। इस तरीके के गुण आपको पाए जाते हैं सहज प्रवृत्ति वाले लोगों में। तो जितने भी सफल व्यक्ति हैं ना, सफल व्यक्ति, उनके केस स्टडी को अगर आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखेंगे उसमें सहज प्रवृत्ति ज़्यादा है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें रतन टाटा, अब जो हमारे बीच नहीं रहे रतन टाटा, उनकी सहजता को देखिएगा। फिर उसके बाद अडानी के सहजता को देखिएगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं हम, मुकेश अंबानी परिवार को देखिएगा। सहज प्रवृत्ति, लोगों से बात करने के लिए, अपने एम्प्लॉय के साथ रहने के लिए, उनसे साथ बिहेव करने के लिए। महिंद्रा कंपनी के ओनर्स को देखिएगा। इसी के साथ साथ हम जब वैश्विक स्तर पर जाते हैं, जब हम बिल गेट्स से मिलते हैं, या हम इसके प्रकार कुछ इंटरनेशनल, जैसे आप खिलाड़ियों की बात कर लें, उनकी सहजता को देख ले, तो उनके सफल होने के पीछे सर्वाधिक गुण क्या होता है, सहज प्रवृत्ति के प्रवृत्तियों को साथ में लेकर चलने की स्थिति को। तो यही सहजता कैसे आपको आपके उद्देश्यों तक पहुंच स्थापित कराता है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम ऐसे को देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, चीज़ों को कवर कीजिएगा। देखिए, डीएनए जो है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 2 तरीके से आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है। एक प्राइम बैच जो पेड होगा, बेसिक बैच जो बिल्कुल फ्री होगा। और यहाँ पर दोनों बैच के लिए ध्यान रखिएगा, जो पीपीटी है उपलब्ध कराया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जाकर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं।
अब डेली क्लास नोट्स उपलब्ध कराया जाता है प्राइम बच्चों को। डीएमपी डेली मेंस आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन रखा जाता है। आंसर राइटिंग एलोवेशन के लिए जो मॉडल आंसर उपलब्ध कराया जाता है ताकि आप उसका एनालिसिस कर सके उस प्रश्नों का। तो यह सभी चीज़ें कहाँ उपलब्ध कराई जाएगी? युक्ति आईएएस के ऐप पर, जो लिंक आपको दिए रहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्लियर है? तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें फ़ी की, बात करें फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें, तो प्राइम बैच के जो बच्चों के लिए है 599। इतना कुछ दिया जा रहा है 599 एक साल की वैलिडिटी के साथ। इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। आपके दैनिक आवश्यकताएं जो है, दैनिक आवश्यकताओं से भी कहीं कम इसकी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो आपको सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम के तौर पर काम करेगा। जो बच्चे जुड़े हैं, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं, उनको इसकी इसकी एकाग्रता समझ में आ रही है, इसकी सहजता समझ में आ रही है, इसकी उपयोगिता समझ में आ रही है, किस तरीके से आपको एक एस्पिरेंट बनाता है, या किसी से छिपा नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्या इससे लाभ हुआ जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो पाए। चलिए, बेसिक बैच क्या है? इसमें बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध कराया जाता है यूट्यूब पर, और यह एक साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, डीएमपी क्या है? डेली मेंस प्रैक्टिस आप लोगों को क्या कराई जाती है? देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य आधार क्या होता है? आपका उत्तर लेखन। मुख्य आधार की हम बात करें, आधार की बात करें तो उत्तर लेखन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जितना अधिकतम अंक पाइएगा ना, उतना ही कष्ट कम होगा इंटरव्यू में। तो इस तरीके से सिलेक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग प्राइम बैच और बेसिक बैच बच्चों को प्रश्न देते हैं, जिसके आधार पर आप अपना उत्तर डेली करंट अफेयर्स से कवर कर सके। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कॉपी केवल प्राइम बैच के बच्चों के चेक होता है, क्योंकि वो पेड करते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप की हम बात कर ले तो सिर्फ प्राइम बच्चों को दिया जाता है। उत्तर लेखन में सहायता किया जाता है और मूल्यांकन कराया जाता है डीएमपी का। मॉडल उत्तर दिया जाएगा, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए दी जाती है। इतना हो जाने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। युक्ति है इसके जब हम व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण है, दोनों आयाम महत्वपूर्ण है। आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल में पेपर का कटिंग आपको उपलब्ध कराया जाता है, तो आप यहाँ से भी जुड़कर आप अतिरिक्त पेपर का कटिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर इंस्टाग्राम फेसबुक है, तो आप वहाँ से भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपको पीटी में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछेगा, और इंटरव्यू में कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा, या तीनों जगह एक साथ पूछ सकता है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और यहाँ से चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए पहले टॉपिक पर जब हम देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड, जो स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू किया। हालांकि इससे पहले गोवा पुर्तगालियों के द्वारा जो यूसीसी लागू किया गया था अपने क्षेत्रों में, वहाँ पर पहले से ही लागू था। तो गोवा का जो स्थिति है वो अलग है, वहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। पर जब हम उत्तर भारत के क्षेत्रों में आते हैं, खासकर हम जब यहाँ से ऊपर हम जाते हैं, जब हम प्रायद्वीपीय से ऊपर जाते हैं, जिधर भी जाएंगे, यहाँ का सांस्कृतिक विविधता अलग तरीके से। यहाँ पर जात धर्म और उसकी मान्यताएं हमारे रगों रगों में बसी हुई है। हम अधिक भावनात्मक रूप से धार्मिक स्थितियों को देखते हैं। वहाँ पर व्यक्तिगत स्वभाव धर्म के आधार पर प्रभावित होता है। तो इसमें उत्तराखंड का एक नया जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि सामाजिक दायित्व बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। मैं शुरुआती दौर से जब भी मैं मेंस आप लोगों को यह एनालिसिस कराता रहा हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट को पता होगा, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, क्या कि देश जिंदा होना चाहिए। देश जिंदा होना चाहिए। हमारी हमारी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, मानता हूँ मैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम सार्वजनिक दायित्व से पीछे हट जाए। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सार्वजनिक दायित्व है क्या लोगों का? यह समान नागरिक संहिता बताता है। और यह क्यों जरूरी है एक राष्ट्र के लिए, कि जब तक हम यह एक तरीके का मॉडल नहीं देंगे हमारे रहने और उसके कार्य गतिविधियों के लिए एक मॉडल नहीं देंगे, तो कोई भी क्षेत्र सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा। विविधता हमारे कॉन्सेप्ट में है, पर उसको विविधता को एक रूपता में लाकर सामान्य स्थितियों को बहाल करना ही प्रबल विकास की धारणा होती है। हम जिसे औसतन निधि कहते हैं, औसतन विकास तकनीक कहते हैं। हम किसी क्षेत्र में सबसे अधिक विकास कर दे,
किसी क्षेत्र में कुछ विकास ही ना हो तो वो हमेशा क्षेत्र विवादित होगा, वो हमेशा मॉडल विवादित होगा। पर हम मान लीजिए यहाँ पर 10 जनता है, 10 के सर्वांगीण विकास की बात कर ले, अर्थात औसत विकास की बात कर ले ना, तो सभी को समान रूप से समानता मिलेगी। तो हम मूल धारणा को विकसित करते हैं, संविधान के मूल धारणा को। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समान नागरिक संहिता देता है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष 8 महीने तक चली कसरत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नियमावली और पोर्टल जारी कर दिया। ucc.uk.government.in का लोकार्पण कर दिया। इसे राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी। इसके तहत ध्यान रखिएगा, विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशन में जो रहते हैं, पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। अब वहां पर शादी विवाह आप कीजिएगा, तलाक होगा या लिव इन रिलेशन में रहना चाहिएगा, सभी के लिए पंजीकरण अनिवार्य हो गया। पैतृक संपत्ति में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। देखिए मैं अभी यही ना बात बोल रहा, तो समान अधिकार देता है, सामाजिकरण करता है। मृतक और अब है कि पहले क्या होता था, हमें कोर्ट में जाके, हमने पहले भी नियम बना रखे हैं कि महिलाओं को, बच्चियों को उसके पिता के संपत्ति पर अधिकार है, पर कितना लागू होता है ये इंपॉर्टेंट है ना। धरातल पर कितना लागू होता है। आप अपनी बहन को, अपने सहभागियों को क्या देते हैं, संपत्ति हस्तांतरण करते हैं, वो लड़ना पड़ जाता है उनको। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पिता से जो भी जन्म ले रहे हैं उनके संतान, उसको समान अधिकार होते पिता के संपत्ति पर, वो पुरुष हो या मेल हो या फीमेल हो। अब यहाँ पर क्या होता था कि सामाजिक दायित्व अगर पुरुष उठाता था तो पिता और माता का, तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों का कर्तव्य अब निष्ठ होना चाहिए। अब जो फैमिली है, फीमेल है, जो वो अपने माता पिता ससुराल जाती है तो उसके बावजूद भी अपने माता पिता का वो सार्वजनिक विकास, सामाजिक दायित्व उठाने की आवश्यकता होगी इस एवज के बाद। तो यहाँ पर बात हो रहा है विवाह विच्छेद और लिव इन पंजीकरण होगा। पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होगा। मृतक की संपत्ति पर पत्नी, बच्चों के साथ साथ अब माता पिता का भी अधिकार होगा। देखिए अभी हाल ही में बहुत से विवाद क्रिएट हुए हैं। हम अभी एक मेजर थे, उनका विवाद देख रखे हैं। उनकी पत्नी पूरा जो भी उनको पैसा मिला उसके माता पिता को नहीं दी, अर्थात यह बहुत ही विवाद का कारण है कि माता पिता का जो पैसा है या संपत्ति है उसके बच्चों को तो मिलना चाहिए, ठीक है ना, बच्चों को मिलना चाहिए। पर जब ये बच्चा मर जाता है, बच्चा अगर डेथ हो जाता है, तो मान लीजिए इसकी संपत्ति का हकदार कौन होगा? हकदार क्या केवल उसके बच्चे होंगे या उसकी पत्नी होगी या उसका माता पिता? रिटर्न में उनका माता पिता, मान लीजिए माता पिता के पास ऐसी कुल संपत्ति नहीं है, उसका बेटा का जॉब है और उसका डेथ हो जाता है किसी कारण आपातकाल में, तो उसके बच्चे के लिए माता पिता का सहारा कौन बनेगा? तो वही इसकी संपत्ति सहारा बनेगी। और यह जो इसकी पत्नी है वो भी सहभागी है, पर उसके अनुपात में बंटना चाहिए। तो ये एक नया नवाचारी प्रबंधन किया गया। यह बहुत जरूरी है समाजीकरण में, नहीं तो समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है कि किस तरीके से मॉडलाइज हो रहे हैं। देख रहे हैं विवाह विच्छेद में जो लिया जाता है, लड़कियों जो विवाहिता है, जो तलाक हो जा रहा है जिनका, वो अपने हस्बैंड से क्या ले रहे हैं? लेवी के तौर पर ले रहे हैं, बड़े बड़े रकम की वसूली कर रहे हैं। ये छिपा हुआ नहीं है, ये कल्चर सा बन गया है। तो ये सब चीज़ें समझिए, समाज के जो ताना बाना ना उसको बर्बाद करता है। तो सामाजिकरण के लिए इम्पोर्टेंट यह है, क्योंकि लोग इसके लिए पहले से प्रावधान आपको समझे होने चाहिए। वहीं यूसीसी को लागू होने के साथ ही बहुविवाह पर भी रोक लग गई। एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते। अब मुस्लिमों में यह विवाद चल रहा है, कि हम उनके यहाँ एक से अधिक विवाह करने की कल्चर है। पर समान धारणा में सोचिए, मैं शुरू से बोल रहा, इनके कल्चर को लेकर मैं विवाद नहीं क्रिएट कर रहा हूँ या ऐसी कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ, पर यह परिस्थिति जन्य सुविधाएं थी जो क्या दे रहा था, जो उन विधवाओं को जो तत्कालिक रूप से युद्ध में क्या हो जाते थे, उनके शोहर जो होते थे मारे जाते थे। तो उस समय यह प्रथा चली आ रही थी। उसके बाद चीज़ें बदली, उसके बाद लोग इसका समाजीकरण इस तरीके से किया कि इसके लाभ हितप्रद देखे जाने लगे और यह कल्चर बन गया कि एक से अधिक पत्नी को रख सकता है। आप सोच के देखिए, इस महंगाई में, इस स्थिति में, वर्तमान युग में, जब हम 2050 की बात करेंगे या 2100 की बात करेंगे, जहाँ पर महंगाई चरम पर होगी, सुविधाएं को, आप सेवा की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए उसके लिए अधिक व्यय करना होगा, तो क्या लोगों के पास ऐसी जो प्रवृत्ति चली आ रही है उसको पालन करने के लिए भी समय होगा या पूंजी होगी?
जब पूंजी नहीं होगी, सोच के देखिएगा, तो ऐसे लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारे लिए व्यवस्थाओं को जन्म देना चाहिए जो आपको अभी कराया जा रहा है। तो यहाँ केवल यह नहीं समझना चाहिए हमारे धार्मिक आचरण पर क्या आघात किया गया। आप सिचुएशन बेस्ड चीज़ों को लेकर आते हैं। जैसे इस्लाम में बुर्का, जो बुर्का आप लोग पहनते हैं, इस्लाम में क्या शुरू से मान्यताएं थी उसकी? नहीं, समय परिस्थिति के अनुसार लाया गया, समय परिस्थिति के अनुसार लाया गया। जाके इसका इतिहास देखिएगा। और यह मेल और फीमेल दोनों के लिए लाया गया था, क्योंकि अरब कंट्री में बहुत सी परिस्थिति जन स्थितियां थी। तो क्या पूरा अरब के बाद जो ये बुर्का अन्य राष्ट्रों में फैला, तो क्या पुरुष इसको पहनते हैं? नहीं, क्यों महिला पहनती है केवल। तो यहाँ पर केवल मैं यह बात कर रहा हूँ, परिस्थिति जन समस्याओं का समाधान देखना चाहिए। अभी परिस्थिति आने वाले 100 साल में, 500 साल में क्या होगी, उसके अनुसार हमको यह धारणा विकसित करनी। यहाँ पर किसी का धार्मिक आचरण को प्रभावित नहीं कर रहा, प्रभावित क्या हो रहा है? परिस्थिति समस्याओं का समाधान हमको कैसे करना है। क्लियर है? इसी तरीके से अनुच्छेद 342 तक वर्णित अनुसूचित जातियों को एक संहिता के दायरे से बाहर रखा गया, क्योंकि उनकी अपनी पौराणिक जनजातीय वर्गीकरण उनका बनाया गया। हम जब 5वीं और 6ठी अनुसूची पढ़ते हैं, उसमें भी इस चीज़ का वर्णन है। वहीं विवाह की न्यूनतम जो उम्र है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जो पहले से भी है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सब बातें आपको की गई है जो आपको समझना है। और यही महिला अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित कैसे है? वही विवाह को लेकर, बहुविवाह को लेकर, उम्र को लेकर यहाँ पर समान अधिकार देते हैं। यहाँ पर संपत्ति को लेकर भी अधिकार समान देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, मैं कभी आप लोगों को याद होगा महिला कैसे सशक्त हो सकती है, महिला का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, कभी भी इस पर मैंने चर्चा किया था। या इंटरव्यू में बार बार इससे प्रश्न पूछता, जब भी मॉक इंटरव्यू में बैठता हूँ तो यह प्रश्न पूछता हूँ। तो यहाँ पर केवल हमें आर्थिक प्लस निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर ही हमें सशक्तिकरण मिल सकता है। उसका बाद कोई विकल्प नहीं। आप कितना योजना चला दीजिए, कितनी सुविधाएं दे दीजिए, उससे महिला का वास्तविक सशक्तिकरण नहीं हो सकता। हाँ, वो समाज की मुख्य धारा में जरूर आ जाएगी, पर उसको निर्णय लेने का शक्ति जब तक नहीं मिलेगा, उनको आर्थिक मौद्रीकरण करने की शक्ति नहीं मिलेगी, तो जाकर यह सशक्तिकरण होगा ही नहीं। अर्थात एक ही विषय पर जो समान निर्णय लेना है, जिसमें मेल भी ले रहा है और फीमेल भी ले रहा है, यह दो ही आधार पर लिया जा सकता है, जहां पर उसकी आर्थिक सशक्तिकरण हो, अर्थात घर में उसको पैसे का वैल्यू, उसके मूल वैल्यू को बढ़ा दे। आर्थिक, उनके अकाउंट में अधिक पैसा हो, तो उसके घर में मान लीजिए एक महिला ऐसी है, उनके पास 1000 करोड़ रुपया है, ठीक ना, जैसे नीता अंबानी। और एक ऐसी घर में है महिला है जिनके पास 1 रुपया जमा पूंजी नहीं है। तो दोनों का स्टेटस अलग अलग होगा, यह आप देख सकते हैं अपने घर परिवार, आपके आस पड़ोस में दिख जाएगा। वहीं पुरुष की हम बात करें, वही सेम पैटर्न है। जिसके अकाउंट में 1000 करोड़ होगा, उसका सामाजिक स्टेटस अलग होगा, जिसका पैसा नहीं है उसका सामाजिक स्टेटस नहीं होगा। हालांकि मेल फीमेल दोनों है। वहीं निर्णय लेने की क्षमता में, मान लीजिए 1000 करोड़ का संपत्ति है, पर वो निर्णय ले ही नहीं पा रही है, उसको वो अधिकार दिया गया सत्तात्मक सोचों को लेकर उस तरीके से सामाजिक ताना बाना अपने घर में बना रखा। तो क्या वो महिला सशक्तिकरण? अब नीता अंबानी है, मान लीजिए नीता अंबानी पर करोड़ों रुपया है, अब वो निर्णय ही नहीं ले सकती, तो क्या वो सशक्त है? सोच के देखिए, नहीं सशक्त है। निर्णय लेने की क्षमता जब तक नहीं होगा, वो छोटे बड़े जितने फैसले हो, वो घर से बाहर के निर्णय, अर्थात अपने परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए निर्णय लेने की क्षमता अगर उनमें नहीं है, राज्य के निर्माण में उसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं, राष्ट्र निर्माण में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो कुल मिलाकर समझे यह समस्या कहीं ना कहीं फंसा हुआ मामला माना जाएगा। वो वास्तविक सशक्तिकरण की बात नहीं करेगा। समानता जरूर हो जाएगी, हम समता ले आएंगे, हम बराबरी का हकदार दे देंगे, पर हम उनको सशक्त नहीं कर पाएंगे। ये मामला आपको देता है। तो समान नागरिक संहिता के संदर्भ में समझिएगा। अब आते हैं कि समान नागरिक संहिता के संदर्भ में हम बात करते हैं अनुच्छेद 44, जो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत है। एक ऐसी अपेक्षा की गई थी कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब ऐसा है कि यहाँ पर विवाद क्रिएट होता है कि लोगों के बीच में कि यह वर्तमान सरकार, जो भाजपा शासित सरकार है, उसके पास भाजपा
भाजपा शासित जो सरकार है उसके द्वारा धार्मिक आचरण पर आघात लगाया जाए। तो क्या हमारा संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, वहां पर आर्टिकल 44 के तहत यह चीजें प्रावधान कर दी गई थी। तो आपको यह नहीं लगता है कि यह संविधान की मूल धारणा को कहीं ना कहीं विकसित करने की आवश्यकता है? हमने जो अभी तक संविधानवाद के तहत जो कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया, उसे अपनाने की जरूरत है, उस पर कार्य करने की जरूरत है। तो उत्तराखंड ने ऐसा कार्य किया, तो इसमें दो राय नहीं होना चाहिए लोगों का, क्योंकि यह संविधान के अनुरूप ही बात कर रहा है ना। क्योंकि संविधान में ही पहले से लागू था और भविष्य पर छोड़ दिया गया था, समय परिस्थिति के अनुसार पर वो निर्णय इस संबंध में लेंगे। तो यहाँ पर चीजें जब निर्णय ले जा रही है तो अन्य राज्यों को भी इसके लिए काम करना चाहिए। रीजन उसके पीछे है क्योंकि यह समानता के समान अधिकार को लागू करता है। यह अपेक्षा कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, बल्कि राज्य के अनुरोध पर, इच्छा पर यह लागू किया जाएगा। तो राज्य अपना इनिशिएटिव लेता है। तो जब मान लीजिए हमारे जितने भी राज्य, उसमें कुछ राज्यों ने नियम यह बना दिया या आधे से अधिक राज्यों ने नियम बनाया, तो केंद्र सरकार भी इस पर नियम बना देगी और जो सबसे बेस्ट कानून होगा वही लागू होगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास किया, तो राज्य के अनुरोध पर यह कानून आर्टिकल 44 लागू होगा। ये राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने से संबंधित क्या रहता है, समान रूप से इसे देखा जाता है। मैंने अभी बात किया, राष्ट्रीय अखंडता सुनिश्चित होती है क्योंकि एक समान चीजें नियम कानून विनियमन के लिए बहुत जरूरी होता है। लैंगिक न्याय के संदर्भ में हम लैंगिक सशक्तिकरण की बात करते हैं। क्लियर है? वर्तमान में व्यक्तिगत कानून की स्थिति क्या है, अर्थात पर्सनल लॉ क्या क्या है? तो ध्यान रखिए, व्यक्तिगत कानून धार्मिक कानून की पहचान से जुड़ा मामला होता है। किसी के धार्मिक कानून आचरण पद्धति के आधार पर उसे पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी के लिए भारत में अपने अपने पर्सनल लॉ कार्यरत है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, विवाह संबंधित प्रथाओं के अनुसरण के लिए हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग अलग है। बाकी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब समान नागरिक संहिता के संदर्भ में बात करें, उत्तराखंड सरकार के द्वारा विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे रंजना प्रकाश देसाई, रंजना देसाई जिसे हम लोग बोलते हैं, और अन्य सदस्यों के तौर पर न्यायाधीश प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह जो आईएएस अधिकारी थे, और कार्यकर्ता एक मनु गोंड जो सामाजिक कार्यकर्ता मनु गोंड है उत्तराखंड के, दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल। इनकी सदस्यीय में ध्यान रखिएगा, रंजना देसाई की अध्यक्षता में अन्य सदस्यों के संदर्भ में यहाँ पर क्या की गई, एक समिति गठन किया कि जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 30 जून 2023 को अपना कार्य पूरा करके रिपोर्ट सौंप देता है और 27 जनवरी 2025 को राज्य सरकार क्या करती, समान नागरिक संहिता को लागू कर देती है और स्वतंत्र भारत का पहला देश राज्य बन जाती है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर विभिन्न मत क्या है, यह समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे गत वर्ष हम वर्तमान सरकार की बात कर ले, न्यायालय में स्पष्ट किया था, अर्थात वर्तमान केंद्र की सरकार की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, इससे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में। और अभी आपको लो कमीशन बनाया गया है, वहां पे भी विधि आयोग बनाया गया, वहां भी इसे कार्य करने के लिए यूसीसी को लेकर कार्य दायित्व दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना सरकार के कर्तव्यों में, क्योंकि यह संविधान में आर्टिकल 44 की बात करता है, शामिल है। और अलग अलग धर्म एवं पंथों के लोगों के लिए जमीन और शादी से जुड़े अलग अलग कानून होने से देश में अखंडता का अपमान होता है। तो सरकार पीछे नहीं हट रही है, बस अवसरों का सृजन करने से चूक रही है। हमें उन परिस्थितियों को ढूंढना होगा, उन लोगों के साथ सहभागी भूमिका के साथ हमें इसे क्या करना, लागू करना होगा। वहीं 21वें विधि आयोग की हम बात कर ले, यह क्या कहता है, समान नागरिक संहिता पर अपने विचार रखते हुए इस स्तर पर आवश्यक और न वांछनीय ऐसी बात कहता है कि यह 21वां विधि आयोग जो पहले गठित हुआ था 2018 में, उसने बोला कि अभी इस स्तर पर न तो आवश्यक है न ही वांछनीय, अभी ऐसी स्थिति है कि अभी चल सकता है जो पहले से मॉडल चल रहा 1950 से, जैसे कि अभी तक कोई कानून नहीं बना था, वैसे अभी लागू कर सकते हैं, वैसे ही स्थिति में आप रह सकते हैं स्टैंड मोड में। पर इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इसके लिए कानून ना बनाए। क्लियर है? विधि आयोग के सुझाव दिया था कि समान नागरिक संहिता के बजाय अलग अलग धर्म और पंथों के कानून आवश्यक फेरबदल करके उन्हें एक समान, तर्कसंगत और न्याय संगत बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भविष्य में समान नागरिक संहिता की चर्चा हो। यह कौन किया था? 21वां आपको विधि आयोग के द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया था। हम आवश्यक नहीं है, वांछनीय नहीं, तो क्या स्थिति होनी चाहिए? तो वो बोला था कि अलग अलग धर्मों के पंथों में क्या करना, आवश्यक फेरबदल कर दीजिए, उसके अनुसार चीजें को मॉडिफाइड कर दीजिए।
फिर 22वें विधि आयोग बोलता है कि मत संबंधित मुद्दों पर न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करना आवश्यक है। अर्थात न्यायालयीय निर्णय समान नागरिक संहिता का व्यापक स्वरूप स्पष्ट करती है। न्यायालय तय कर दे कि क्या करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। हम लोग समितियां सुझाव दे सकते हैं, पर जब कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट जब बोलती है बात, तो उसके क्षेत्राधिकार के मामले में आता है। तो इस तरीके से चीजों को यह क्या किया 22वां विधि आयोग सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल देता है। अगर हम बात करें संवैधानिक, जब बात करते हैं यूसीसी का, तो क्या है, यह संविधान के प्रस्तावना में अंतर्निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा, भारतीय संस्कृति के स्वायत्तता और अधिकारों की गारंटी देता है और सांस्कृतिक तालमेल का लक्ष्य रखता है। यह मूल रूप से ध्यान रखिएगा, जब हमारा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है ना, तो वहां पर यह व्यापक स्वरूप में देखने की आवश्यकता है। जब हम धर्मों के अंदर पंथों की बात करते हैं, पंथों के जब हम संदर्भ की बात करते हैं, उनके आचरण की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यूसीसी का कॉन्सेप्ट क्या है। यूसीसी वही कॉन्सेप्ट लाता है जो समानीकरण की बात करता है। अनुच्छेद 29A क्या कहता है, सभी नागरिकों की विशिष्ट संस्कृति संरक्षण की पुष्टि करता है। तो यहाँ पर भी समान नागरिक संहिता इसी संदर्भ में अपना दायित्व निर्वहन करती है। अनुच्छेद 371A 371G के तहत क्या आता है, वर्णित तथ्य नागालैंड और मिजोरम में आदिवासी मान्यताओं को रेखांकित करता है, जहां पर विशेष अवसरों की बात होती है। इस संदर्भ में चीजों को समझिएगा, संवैधानिक प्रावधान को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अब यूसीसी से संबंधित न्यायिक मत क्या है, अर्थात न्यायालय के निर्णय क्या है, यह जान लीजिए। उसके बाद चीजें समझ जाएंगे कि केंद्र के स्तर पर क्या यूसीसी को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, 3 मामले जरूर याद रखिएगा। 3 मामला क्या है, शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान 1985 का मामला, सरदा मुर्दगल बनाम भारत संघवाद 1995, सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017। ये 3 वाद ऐसे हैं ना जो यूसीसी को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, शाह बानो जो मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि समान नागरिक संहिता विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभास को दूर करने में मदद करती है। उसी के बाद राजीव गांधी की जो सरकार थी, इस फैसले को पलट देती है, मामला कहीं और आ जाता है। तो चीजें समझिएगा कि यह सुप्रीम कोर्ट 1985 से बोल रखा है कि यह क्या है, कि विरोधाभास को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको इसके लिए कानून बनाना आवश्यक है। जहां पर मुस्लिम परिवारों में बात होती है कि महिला अधिकारों को लेकर, जब एक विधवा को, जब एक 3 तलाक के मामले में जब स्थिति अलग होती है, तो वहां पर समस्याएं विकट हो जाते हैं। हालांकि 3 तलाक को लेकर नियम कानून बन रखे, तो समान नागरिक संहिता बनेगा तो यहाँ पर और भी महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगी। सरला मुद्गल में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी का समाप्त किए बिना इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर दूसरी शादी या विवाह नहीं कर सकता है। देखिए, एक मामला आया था सरला मुद्गल में कि उसका जो हस्बैंड था, उसने क्या किया, दूसरी स्त्री से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया और फिर शादी कर लेता है। तो यहाँ पर वो पत्नी के रहते हुए या दूसरी शादी इच्छा के लिए दूसरा धर्म नहीं अपना सकता, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ चोर का 84 बुद्धि है ना, वही कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है हर जगह। ओवर स्मार्टनेस लोगों को ले डूबता है, यही चीजें समझने की आवश्यकता है। आप एक सरल प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बनिए, आइए अपना कर्तव्य निर्वहन कीजिए, जाइए। तो यहाँ पर भौमिकता, सार्वभौमिकता और अपने शारीरिक सुखों के लिए यह सब चीजें की जाती है और कुछ नहीं किया जाता, यह समझने की आवश्यकता है। ये फिर इसके बाद सायरा बानो बनाम भारत संघवाद में क्या होता है, माननीय न्यायालय ने 3 तलाक की प्रथा असंवैधानिक और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और उसकी स्वायत्तता अधिकारों का उल्लंघन माना। साथ ही संसद के मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिए कानून निर्माण करने की अनुशंसा की। उसी के बाद आप देखते हैं ट्रिपल तलाक का मामला बनता है, वहां पर ट्रिपल तलाक के आपको कानून बनाए जाते हैं। ये सब समझिएगा। और सरला मुद्गल का केस का विवाद आप कैसे समझिए, अभी ये देखिए, आपको एक कपल है, 2 शादियां करके, एक है जिनको यूट्यूब पर आप देखते होंगे, फेसबुक पर ब्लॉग देखते हैं उनके, बहुत नाम मैं नहीं लूंगा उनका, आप समझ जाएंगे। वो व्यक्ति पहले हिंदू था, मुस्लिम बन के 2 लड़कियों के साथ रह रहा था। इसका मतलब वो अपनी स्वैच्छिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए धर्मों का आचरण चोला पहनता है लोग, और उसको लोग सहज भी मानते हैं, क्योंकि कोई खास धर्म से खास धर्म में लोग चले गए, तो उस धर्म वाले को चाहिए कि मेरे यहाँ कुछ लोग आ गए, और इस वाले को ये चाहिए कि देखो
और अन्य लोगों की समस्या ये है कि हमें इंटरटेन कर रहा है, पर यहाँ सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाता है, सामाजिक स्थितियां बिगड़ जाती, इसको समझना है। आप कल चले जाओगे, आपका शरीर नाश्वर है, समाप्त हो जाएगा। यह देश अनश्वर है, यह देश नहीं मिटेगा, इसकी भूमि नहीं मिटेगी। जब तक पृथ्वी नहीं मिटेगा तब तक ये भूमि नहीं मिटेगी। आपको ऐसे आचरण, आपको ऐसी व्यवस्था बना के जाने चाहिए ना कि आने वाले जनरेशन के समय उस जनरेशन को यह कृतज्ञ आपके प्रति रहे, कृतज्ञ जाहिर करे कि आपने एक मॉडल तय करके गया। ऐसा नहीं कि आप अपनी स्व इच्छा पूर्ति के लिए अपनी पूरी सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ दो। अब सोच के देखिए, अगर उसी से अगर 10, 20, 50 हजार, 2 हजार, 3 हजार, 5 हजार, 10 हजार लोग मोटिवेट हो जाए, तो देखिए धार्मिक प्रतिद्वंद्वता कैसे बढ़ेगी, सोच के देखिएगा। आप पर मैं छोड़ता हूं, धार्मिक प्रतिद्वंद्वता कैसे छोड़ेगी। यहाँ पर लव जिहाद की बात होती है ना, वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करने लगेगा, यह सब चीजें। तो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व तो होता है कि अपना सामाजिक दायित्व तो ना छोड़े। क्लियर है, यहाँ चीजें समझिएगा। आगे जाते जनजातीय मुद्दे कैसे जुड़े हुए, तो ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता में जहाँ एक तरफ समान धार्मिक नियमों के साथ लाने की कल्पना करता हूँ, दूसरी तरफ भारतीय जनजातीय समुदाय प्रचलित मान्यताओं के विपरीत व्यवहार करता है। आदिवासी समुदाय में प्रचलित आचरण, परंपराओं, प्रचलित पद्धतियों के किन किन आधारों पर संरक्षा प्राप्त होगी, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। इसलिए जनजातियों का मुद्दा उत्तराखंड से अभी अलग रखा गया, क्योंकि इसका समानीकरण अभी तक हुआ ही नहीं है। हम पेशा एक्ट की बात करते हैं या जनजातीय समूह के अधिकारों की बात करते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं विल्सन नियम 1937 का, संस्थान परगना किराएदारी अधिनियम 1876, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 आदि स्थापित भूमि विवाद संबंधी निपटारा पद्धति कैसे स्थापित किया जाएगा, जहां आज भी आदिवासी समुदाय को पंच परमेश्वर की संकल्पना कायम है। तो इस प्रकार के जनजातीय मुद्दों को क्या रखा गया, बाहर। वही 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के भी मामले अभी न कहीं आदिवासी संस्कृति को सुरक्षा संरक्षा प्रदान करने से संबंधित लागू किया था। यूसीसी के मामले में अभी भी इनको जनजातीय तौर पर हम अलग रखे हैं, ताकि इनका जब तक समानीकरण नहीं हो जाए तब तक हम इसको इन सब में जोड़ नहीं सकते हैं। इनका भी होगा, समय परिस्थिति के आधार पर जब होगा किया जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके अनिवार्य तत्व क्या है। तो समान विवाह एक अनिवार्य तत्व है, तलाक संबंधी प्रावधान है, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार है, गोद लेने अभिभावकता का नियम इसमें लागू होता है, लैंगिक के समानता संवर्धन की बात होती है, धर्म निरपेक्ष कानून की बात होती है, पारिवारिक विवादों का समाधान बात होता है, भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा से प्रबंधित बातें होती है। तो ये मूल्य अनिवार्य तत्व है, इसका समझने का कोशिश कीजिएगा। यूसीसी का जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो इसके मूल आधार आपको यही है, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो यहाँ से एक पीटी फैक्ट पहले प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से तत्व शामिल है। समान नागरिक संहिता, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, विधि के समक्ष क्षमता। तो केवल 1, 2, 1, 3। तो सही उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ साथ एक मेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं कि समान नागरिक संहिता न केवल सामाजिक एकरूपता लाता है, वहीं महिला अधिकारों को संरक्षित करता है। स्पष्ट करें 250 शब्दों में। इसका उत्तर कहाँ भेजना है। पेड ग्रुप बनाया गया है जो आप लोग को व्हाट्सएप पर वहां भेज सकते हैं, या ऐप का जो चैट बॉक्स है डीएनए का वहां भेज सकते हैं। तो आप दोनों जगह भेज के अपनी कॉपी का रिव्यू करा सकते हैं। तो लगातार भेजिए। सभी बच्चे आप इस फॉलोअप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लोगों में उत्तर सुधार हुआ है, लिखने की कला शैली बदली है, टू दी पॉइंट बात करने लगे। हाँ, कुछ के कॉपियों में भी कम बात हो रही टू दी पॉइंट, धीरे धीरे उनमें भी सुधार हो जाएगा। जो प्रयासरत है लगातार उनका सुधार होगा। तो चीज़ों को उसी अनुसार करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। देखिए फिर से कृत्रिम सूर्य रिएक्टर की चर्चा हो रही है। पहले 406 सेकेंड का जो इनिशिएटिव हुआ था कृत्रिम सूर्य बनाने में, अब वो बढ़कर कितना हो गया, 1066 सेकेंड के लिए प्लाज्मा में स्थित लूप उत्पन्न कर बनाया गया नया रिकॉर्ड। जो क्या हुआ कि यदि हम दुनिया भर के घरों को बिजली देने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात परमाणु संलयन पर भरोसा करना चाहते हैं, तो पहला कदम ऐसे रिएक्टर बनाना जो यथासंभव गर्म और लंबे समय तक चल सके। चीन ने हाल ही में इस प्रयोग की सफलता प्राप्त की है और एक प्लाज्मा मॉडल दिया है जहां पर असीमित हम क्या करते, ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा निकाल सकते हैं। और इस तरीके से जो ऊर्जा
प्राप्त करने के लिए जो परंपरागत स्रोत है उसके लिए हम एक नया मार्ग खोल देते हैं। हालांकि यह बहुत खर्चीला है, यह बहुत उन्नत तकनीक आधारित है, तो यह धरातल पर कितना लागू होगा यह भी एक प्रश्न है। पर एक रास्ता तो मैंने दिया, इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, R&D होगा, तो क्या होगा कि और भी चीजें उभर कर सामने आएगी। तो 70 से अधिक वर्षों में वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं वैज्ञानिक। यह ध्यान रखें 1950 के दशक से सोवियत भौतिकविदों के द्वारा यह धारणा विकसित की गई थी और लगातार काम हो रहा था। चीन इस पर सफलता प्राप्त किया लगातार 2 बार, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। वहीं पर जो कृत्रिम सूर्य रिएक्टर है, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिव टोकामक, यानी हम इसे EAST कहते हैं, कि एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। यह असीमित स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने करीब है। इससे ग्रिड और घरों को सीधे बिजली मिल सकेगी। तो यह कैसे काम करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन जो सूर्य में होता है, हाइड्रोजन परमाणु से मेल से हीलियम बनाता है। इस प्रक्रिया भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। इस तरह से यह सूरज की तरह गर्मी और रोशनी पैदा करता है। इसे दोहराने के लिए हाइड्रोजन परमाणु 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, जो सूर्य से 6 गुना अधिक है। यह जो टोकामक ऊर्जा है 2030 के अंत तक व्यावसायिक जो फ्यूजन रिएक्टर बेचने की योजना बना रहा है। तो 2030 तक हो सकता है क्या होगा कि यह आम रूप से लोगों को बिजली आपूर्ति करना शुरू कर देगा। हालांकि प्रत्येक रिएक्टर एक परिवार के घर के आकार का होता है। तो यह कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड आकार का जो शहर है वहां पर ऊर्जा पहुंचाना होगा, सक्षम होगा। जिस मशीन का यह प्रयोग किया जाता है वो टोकामक कहते हैं। ध्यान रखिए, यह परमाणु संयोजन रिएक्टर के समकक्ष है, जो वर्तमान परमाणु ऊर्जा स्रोतों के रूप में काम करता है। छोटे फ्यूजन रिएक्टर से इस्तेमाल जहाजों और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। यह वास्तविक शून्य कार्बन ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा होगा, जो पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। तो यह कार्बन विमुक्त होगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गर्मी उपयोग भाप टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है, ताकि बिजली उत्पन्न हो सके। यह प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको ऊर्जा उत्पादित की जाती है। अब हम बात करें कि चीन के अनहुई प्रांत में, ध्यान रखिएगा, जिसमें हेफेई स्थित रिएक्टर है, वह 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 1066 सेकेंड के लिए प्लाज्मा का एक स्थिर लूप उत्पन्न किया गया। सूर्य के कोर के 7 गुना अधिक गर्म यह क्षेत्र था जो लूप क्रिएट किया गया। उसको समझिएगा। पिछला रिकॉर्ड 403 सेकेंड का था। इसे वर्ष 2023 में इसी कम लूप होल आपको टोकामक के द्वारा क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, कृत्रिम रिएक्टर, इसे आधिकारिक तौर पर प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टर टोकामक EAST कहते हैं। एस्ट ध्यान रखिए कहा जाता है। यह फ्यूजन पावर स्टेशन 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रतिदिन 1 किलोग्राम ईंधन का ही उपयोग करता है। तो सोच के देखिए, हम ऊर्जा संसाधनों कैसे हम बचा सकते हैं, इसी तरीके हम लाभ ले सकते हैं। इतनी मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयला बिजली स्टेशन में लगभग 10,000 टन ईंधन, कोयला या अन्य ईंधन का उपयोग होता है। तो हम केवल यहाँ 1 kg से ही हम क्या कर सकते हैं, 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो यह लाभ होगा। हालांकि इसके अपने नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, तो समय के साथ यह निकलेगा। फिलहाल अभी हम इस पर रिसर्चें चल रही हैं, तो और भी वैज्ञानिक जब इस पर काम करना, शोध करना, कार्य करेंगे, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें आएंगी। तो अब इस पर हम बातें करेंगे आगे। फिलहाल आपको पीटी फैक्ट में यही जानकारी रखनी है। यहाँ पे एक अक्रिय गैस हीलियम होता है, से उत्पन्न हेफेई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स जो है, उनके निदेशक सॉन्ग यूनुताओ के अनुसार फ्यूजन एकमात्र ऊर्जा उत्पाद क्या है, हीलियम है, पैदा करता है। यह एक अक्रिय गैस है जिसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने बिना सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है। तो अक्रिय गैस का मूल धारणा क्या होता है, वो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। फ्यूजन रिएक्टरों के सबसे अच्छे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसको लेकर परमाणु वैज्ञानिकों के मतभेद अलग अलग है, बातें होती है। जब अक्रिय गैसों की हम बात करें तो यह वे गैस होते हैं ना जो रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल नहीं होते। सिंपल सा जानिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल नहीं होंगे, इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो पर्यावरण में कितना भी छोड़ दिया जाए, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। फिलहाल यही स्टेटस है, बाद में स्थिति अलग होगी, वो अलग मैटर है, क्योंकि हर जगह किसी न किसी से प्रकृति काम करती है।
पर अभी फिलहाल में यह जानना है कि मात्रा कम है तो ये अभिक्रिया नहीं हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, रासायनिक अक्रिय गैस है जो रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं शामिल होती है। अक्रिय गैस जैसे रंगहीन होगी, गंधहीन होगी और स्वादहीन होगी। तो इसको बनाने के लिए समझिएगा या पहचानने के लिए रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। यह गैस आवर्त सारणी, जो हमारा आवर्त सारणी है उसके 18 में है, ध्यान रखिएगा 18 में है। तो इस तरीके से सॉरी 8 में, 8 में ध्यान रखिएगा वहाँ आती है। यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन इसको कहते हैं। इस तरीके से ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस के गुण समान रूप से जानिएगा। अक्रिय गैसों के परमाणु के बाहरी आर्टिबल भरा होता है, वहीं अक्रिय गैसों के आयनन विभव ज्यादा होते हैं। अक्रिय गैसों के इस्तेमाल रासायनिक उद्योग में किया जा सकता है क्योंकि वह प्रक्रिया नहीं होती, यह एक न्यूट्रल के तौर पर काम करता है। अक्रिय गैसों का इस्तेमाल खाद्य पैकेजिंग में भी किया जाता है ना? तो किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अक्रिय गैसों का इस्तेमाल ऐतिहासिक दस्तावेजों को क्षरण से बचाने के लिए, जैसे किसी प्रकार का पांडुलिपि हो, किसी प्रकार का लेख हो, अभिलेख हो, उसको बचाने के लिए, कागजी अभिलेख हो तो उसको बचाने के इस गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं करता। जो स्टेटस उसका होगा वर्तमान में, आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद भी वही होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जानिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। पीटी फैक्ट है, हाल ही में कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन को लेकर चर्चा हुई। यह परियोजना किससे संबंधित है? अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन से, परमाणु संलयन तकनीक पर, सौर ऊर्जा संग्रहण पर, ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा, चीजों को हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए मेंस का टॉपिक है, थोड़ा लंबा होगा पर यह आपके लिए जहां भी मेन दे रहे, आप यूपीएससी मेन दीजिएगा, यूपीएससी का इंटरव्यू वहां काम देगा, बीपीएससी देंगे, बीपीएससी का मेंस में काम देगा, इंटरव्यू में काम देगा, यूपीपीसीएस देंगे, मेंस में काम देगा, एमपीपीसीएस देंगे, मेंस में काम देगा। तो क्या करना है कि अच्छे से देखना है। ये सब टॉपिक हॉट टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। पूछ दिया तो उस आइडियोलॉजी से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्लियर है? तो समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखिए। करना क्या है जीवन में, चीज़ों को सीखना है, उसको एग्जाम में माइक्रो नोट्स के तौर पर रोक देना। कोई देखिए शॉर्टकट नहीं है। बहुत से बच्चों को लगता होगा मैं 1 घंटे का सेशन लेता हूँ, 3 ही टॉपिक कवर करता। 3 टॉपिक कर लीजिएगा ना तो 3 आपका टॉपिक कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसके लिए दूसरी चीज़ें नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, एक देश एक चुनाव लोकतांत्रिक बहस का कारण माना जाए, ऐसी बातें हो रही है। तो एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात जब हम जाते हैं और धारणा आते हैं तो यहाँ पर अध्ययन और क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार 2 प्रमुख समितियों का गठन किया। एक तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति और एक संसद की संयुक्त समिति जिसे जेपीसी कहते हैं। इससे पहले जेपीसी किस किस मामले हुआ था, गठित हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि कल के ही आर्टिकल में इसकी चर्चा है। तो आप लोग को याद होना चाहिए। ऐसे प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ दे, इंटरव्यू में पूछ दे तो भटके नहीं, क्योंकि सभी चीजें मैं आप लोग को बताता हूँ। बस जो सब्र रखेगा वही समाधान ढूंढ पाएगा। नहीं तो क्या होगा ना, आइएगा जाइएगा तो समस्या ये होगा ना कि आपके पास नॉलेज तो होगा पर वो गुड नॉलेज नहीं होगा जिससे आपका सिलेक्शन होना है। तो इसलिए चीज़ों को समझिएगा, वेट कीजिए हर चीज़ का। और क्या 1 घंटा 2 घंटा मज़े से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए कथा के तौर पर और एंजॉय कीजिए। ठीक है ना? अब चलिए, सितंबर 2023 में क्या करता है राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति है हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति गठित की जाती है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह होते हैं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हालांकि इसमें शामिल फिर बाद में नहीं होते हैं, गुलाब नबी आजाद सिंह, NK सिंह, सुभाष कश्यप जिसे आप लोग हिस्ट्री का पॉलिटी का किताब पढ़ते हैं, हरीश साल्वे और संजय कोठारी, ये लोग शामिल होते हैं। इस समिति का उद्देश्य क्या था? लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की संभावना का अध्ययन करना। इन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया राष्ट्रपति को, संसद में बहस होती है, उसके बाद संसद ने क्या किया कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर दिया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आपको पी चौधरी कर रहे हैं, जो 39 संसदीय संयुक्त संसदीय समिति है। और यह जो संयुक्त संसदीय है सभी लोकसभा और राज्यसभा को समान प्रतिनिधित्व के तौर पर दिया जाता है, मतों के अधिकार जो उनकी शक्ति होती है दल के उसके आधार पर। तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर भाजपा के 16 सदस्यों को शामिल किया गया, कांग्रेस के 5 को, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कंगड़म को 2-2 सदस्य है और अन्य दलों को सदस्य 1-1 है। ध्यान रखिएगा अन्य सदस्यों के सदस्य भी शामिल किए गए हैं। इसकी अध्यक्षता पीवी चौधरी के द्वारा किया जाए। इसकी पहली बैठक जरूर याद रखिएगा 8 जनवरी 2025 को आयोजित की गई जिसमें सदस्यों और प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा हुई।
अभी हाल ही में मैंने कल ही आप लोगों को बताया था संविधान के जो आघात कहाँ कहाँ हो रहे, तो इस संयुक्त संसदीय समिति के बारे में चर्चा किया था। तो विवाद बहुत है, पर समाधान के लिए हम क्या क्या बात कर सकते हैं वो जेपीसी के मामले पर हो रहा है, मंच पर हो रहा है। पर इससे एक देश एक चुनाव संबंधित बातें हम करें तो इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो यही जानिए कि भारत में पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक सभी चुनाव को एक साथ एक समयावधि में आयोजित करने की अवधारणा मूल रूप से एक देश एक चुनाव को स्पष्ट करता है। अर्थात एक समय में या खास समय में चुनाव कराने की पद्धति, प्रवृत्ति और अनुसरण कृति को क्या कहेंगे, एक देश एक चुनाव। क्लियर है। एक देश से चुनाव अमल में लाने के बाद भारतीय जो नागरिक चुनाव आयोग है, जो हम चुनाव आयोग की बात कर ले, निर्धारित चुनावों को एक दिन एक ही समय पर अथवा चरणबद्ध रूप से अपने मताधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे जो भारतीय नागरिक है। क्लियर है। तो यह भी एक कॉन्सेप्ट जानिएगा। तो यहाँ पर मत देने का अधिकार होगा। यहाँ पर भारत में एक चुनाव का चलन कहाँ का, भारत में पूर्व इससे पहले एक चुनाव कराए जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये नई धारणा। 1951, 52, 1957, 62 और 67 के जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे साथ में थे। 67 के बाद स्थितियां क्यों हो गई थी कि केंद्र का जो राजनीतिक पार्टी था राज्य के राजनीतिक पार्टियों से अलग होने लगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की जीत आपको राज्यों में होने लगी। तो वहां पर राजनीति का क्या हुआ, केंद्र जो पार्टियों का जो होता था केंद्रीकरण, वो क्या हुआ, विकेंद्रीकरण में बदल गया। राज्यों में अलग पार्टी, केंद्र में अलग पार्टी। तो क्या हुआ, अंतर्द्वंद स्टार्ट हो गया, सत्ता का अभ्यास शुरू हो गया। सत्ता का अभ्यास जब खेल शुरू होता है, जो सबसे शक्तिशाली होता है वही सत्ता करता है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है। उसी परिप्रेक्ष्य में स्थितियां धीरे 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 वर्तमान तक हो गई। हर राज्य का अलग अलग स्टेटस चुनाव है और हर केंद्र सरकार का अलग अलग, आपको केंद्र सरकार का अलग चुनाव स्टेटस सिंबल है। तो इस तरीके से समझिएगा, चुनाव की तिथियां अलग अलग। तो क्या होता है, इसमें पूरा देश चुनावी मोड में होता है, वो राज्य के स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर हो। साल भर पूरा प्रशासनिक महकमा इसको लिए परेशान हो जाता है। नागरिक सुविधाओं की बात कर ले, सेवा आपूर्ति की बात कर ले, हर बार चुनाव होता तो महंगाई बढ़ जाएगा। रीजन है कि उस समय चीज़ें कंट्रोल होती है, तो चुनाव के बाद महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि खर्च भी तो निकालना है ना। सरकार आप ही के पैसे से लेकर आपका चुनाव कराती है, आपके लिए जनप्रतिनिधि खोजती है। तो यह कहीं ना कहीं मामला बन जाता है। संशोधित और बदलाव की अपेक्षा कहाँ कहाँ होगी, ऐसी बातें हो रही। चुनाव जब एक देश एक चुनाव लाएगा, जिस पर जेपीसी और पहले से रामनाथ कोविंद अपनी अपनी बातें कर रखी है, और जेपीसी इस पर क्या कर रहा, मंथन कर रहा है। तो आर्टिकल सबसे पहले 83, 85, 172, 174, 356 याद रखना है। ये जो आर्टिकल महत्वपूर्ण रूप से, और भी आर्टिकल है जो माइक्रो लेवल पर है, तो उसकी बात तो नहीं, जो आपको बृहद स्तर पर है उसकी बात तो कम से कम कर लीजिए। 83 बोलता है कि संसद के दोनों सदनों की अवधि संबंध में। 85 बोलता राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन से संबंधित, राज्य विधानसभाओं के अवधि से संबंधित है। वही 174 राज्य विधानसभा विघटन से संबंधित है। वही 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। इन स्थितियों में एक देश एक चुनाव के स्थिति के उस समय के समय अंतराल में क्या स्टेटस होगा, सबसे पहले तो इसी को तय करना होगा। तो इस पर तय हो रहा है, जिस दिन तय होगा बातें आएंगी उभर कर, तो बात की जाएगी। पर आपको याद रखना है 83, 85, 172, 174, 356। फटाफट जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो ये आपको 5 आर्टिकल मुंह पर रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। मेंस में तो आपको लिखना है, पर इंटरव्यू के दौरान जब पूछे जाएगा एक देश के चुनाव से कौन सा आर्टिकल प्रभावित होगा, तो सीधा सीधी 83, 85, 172, 174 और 356 बोल देना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब सकारात्मक पक्ष और इसके नकारात्मक पक्ष क्या होंगे, जब तक पूरा मामला सामने उभर कर नहीं आ जाता तो विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। पर हम तो ये आशंका व्यक्त तो कर सकते हैं ना कि हाँ, इसके सकारात्मक पक्ष ये हो सकते हैं, नकारात्मक पक्ष ये हो सकते हैं, जिस पर आपको समिति को सोचने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम पॉजिटिव बात करते हैं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार है। इससे संबंधित लाभ पक्ष निम्नलिखित रूप से देखा जाता है। पहला तो विकासोन्मुखी कार्यों को गति प्राप्त होगा, आवश्यक नीतिगत निर्णयों के प्रति गति होगी, अतिरिक्त चुनावी खर्चों में कटौती की जा सकेगी, देश के कार्यशील प्रशासनिक वर्गों और समुचित जो है आयोग को उपयोग किया जा सकेगा। राजनीतिक दलों का उपयोग खर्च जो चुनावी खर्च है कमी देखी जा सकती है, क्योंकि वहाँ बार बार चुनाव नहीं होगा। लगातार चुनाव सामाजिक समरसता भंग होने की स्थिति को बचाव किया जा सकता है। संकीर्ण राजनीतिक मतों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का आधार दिया जा सकता है। तो संकीर्ण राजनीति कहीं ना कहीं कम होगी। ये सब बातें क्यों, क्षेत्रीय स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो जात पात
वैल्यू जो वैल्यूबल पार्ट है वो संकीर्ण राजनीति का, वो कहीं ना कहीं हावी रहता है। हालांकि केंद्र सरकार का जब चुनाव, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो ये सब रहता है, पर उतना नहीं रहता जितना क्षेत्रीय चुनाव, राज्य के चुनाव में होता है या पंचायत के चुनाव में जितना होता है। तो यह कहीं ना कहीं कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। नकारात्मक पक्ष की बात करें, नेगेटिव पक्ष की बात करें, जब ये लागू होगा तो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले 2 और 3 अनुच्छेद जो हमारा सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष अंतर प्रतीत होगा, जहां पर अपने कार्य और विचार को लेकर विपरीत भाव रखेंगे। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के कई ऐसे प्रावधान अनुच्छेद 2 और 3 के संदर्भ में प्रभावित होगा। उसका स्टेटस क्या रहेगा, कैसे राज्य अपने अधिकारों को संरक्षित करेगा, इसको लेकर प्रश्न रहेगा। अनुच्छेद 352 के संदर्भ में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संवैधानिक बाध्यता और व्यवहारिक अनुसरण के बीच अंतर स्पष्ट बिंदु को देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक समीकरण और अप्रत्याशित उलटफेर की संभावित रूप देखा जा सकता है, उससे स्थितियां बनाई जा सकती है। तो ये आपको चिंता का विषय हो जाएगा कि हम 352 के अनुच्छेद को कैसे संरक्षित करेंगे। क्लियर है। विशाल भू क्षेत्र और जनसंख्या के संबंधित चुनाव संरचना के अभाव में एक देश एक चुनाव संकल्पना धरातल के तार्किक और व्यवहारिक समस्याओं से घेर देता है। तो यह भी एक लोकतंत्र मूलतः राजनीति के लोगों को अधिकतम भागीदारी की स्पष्ट करता है। तो एक देश एक चुनाव क्या करेगा, अधिकतम भागीदारी के अवसरों को कम कर देगा, जिससे लोकतंत्र के मूलाधार ही प्रश्न समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी या घेरे की स्थिति में आ जाएगी। एक देश एक चुनाव अवधारणा संघवाद के सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होता है। जहां पर अधिकतम सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा विकसित होती है, वहीं कहीं ना कहीं यह प्रभावित कर देगा। तो अधिक से अधिक लोग भागीदार ही नहीं बन पाएंगे। राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुद्दों के खींचातानी देखी जा सकती है, क्योंकि विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय मसलों, यहाँ मसल कर दीजिएगा, मतदाता प्रेषित होते हैं, जिससे अंतर क्षेत्रीय दलों की क्षति भी प्रभावित हो सकती है। तो यह सब मामला होगा। क्षेत्रीय पार्टियों का स्टेटस सिंबल समाप्त हो सकता है, ये सब बातें हो सकती है। अब देखिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए बीपीएससी युक्ति आई इसकी तरफ से ऑनलाइन आप लोग को 2 बैच चलाए जा रही, सामर्थ्य और प्रवाह। सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य में मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ आपको प्रवाह की सारी सुविधाएं दी जाती है। प्रवाह में केवल आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराया जाता है, जिसको आपको संडे को उपलब्ध। इसके लिए आपको क्रिप्स नोट्स पहले दिया जाता है, पर डे के हिसाब से टॉपिक आप लोग को दिया गया। इसका प्रोस्पेक्टस आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं, या तो इस बैच को लीजिएगा, वहां भी अपलोड किया हुआ है। जैसे ही प्रवाह सामर्थ्य बैच लीजिएगा, वहां पर फ्री कंटेंट के तौर पर आप जाके देख सकते हैं, वहां पर उपलब्ध कराया गया है। अब इसको स्पेशल फीचर क्या है, इसको जरूर पॉज करके वीडियो को देखिएगा। बहुत ही कंटेंट को, चीज़ों को कवर किया गया है, ताकि आप इसका अधिकतम लाभ ले सकें। और इसके लिए फी बहुत ही नगण्य रखा गया है, पर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्रिप्स नोट जाके देखिए और तुलना कर लीजिए किसी भी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन से, कि उसके जो डाइवर्सिटी है, जितना तय आप लोग को दिया गया टॉपिक है, क्या किसी संस्थान के पास है उतना डाइवर्सिटी उस नोट्स उस टॉपिक पर। तो आप जाके बस जरूर मिलाइए। पहले इस्तेमाल कीजिए तब क्या कीजिए, अपनाइए वाला कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते हो ना, घड़ी का जो प्रचार है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये इस वीक का डाटा प्लान है। इस वीक क्या क्या होगा, आज तो डे 16 है, तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है या पहले से टॉपिक दिया जाता है। यह क्या है, टाइमलाइन है टेस्ट का। तो टोटल टेस्ट दिए जाएंगे, तो आप लिए जाएंगे, जिसमें आप टेस्ट देख सकते हैं। डे 90 का हम लोग क्या रखे हैं, प्रोग्राम रखे हैं। तो अभी आपको डे 15 16 चल रहा है, तो आप बहुत ही लक्ष्य के करीब है। तो एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाली है, तो देरी मत कीजिए, चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर से बात कर लीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, और बिना बेझिझक चीज़ों को बाय कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये समाधान जरूर देगा, इतना तो मुझे विश्वास है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी यह विश्वास है। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रम्प की कृपा के भरोसे न रहे भारत। तो सबसे पहले समझिए, जो भी बदलाव हुए हैं या हो रहे हैं, उसके पीछे के नीतियों को समझने से पहले भारत और अमेरिका के बीच क्या स्थिति है उसको समझ लेते हैं। तभी जाके यह समझ में आएगा कि बदलाव कहाँ कहाँ हमको करने की जरूरत होगी। संबंध और अंतर संबंध कैसे है, कूटनीतिक चालें क्या चली जाएंगी, इसको पहले समझ लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, भारत अमेरिका के बीच पिछले कुछ वर्षों से कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जो दोनों देशों की रणनीतिक
आर्थिक और रक्षा संबंध को मजबूत किए हैं। कुछ प्रमुख समझौते जैसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे लिमुआ बोला जाता है, वर्ष 2016 में हुआ। इसका उद्देश्य था यह समझौता दोनों देशों के सेनाओं के एक दूसरे सैन्य ठिकानों का उपयोग, रसद, मरम्मत, पुनः प्राप्ति के लिए अनुमति देता है। अर्थात भारत अमेरिका के सेना के जो ठिकाने वहां जाकर अपना ये सब कर सकता है, अमेरिका भी कर सकता है। महत्व इसका और रक्षा सहयोग को बढ़ाने और आपसी सैन्य समझ को मजबूत करने के लिए सहायक होगा। वहीं कम्युनिकेशन कम्पिटेटिवली जो एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है कोमकसा, वो आपको ध्यान रखें 2018 में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। यह भारत को अमेरिका के एक एडवांस और सुरक्षित सैन्य तकनीक प्राप्त करने की अनुमति देता है। तभी आप देखते होंगे एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया को देता है भारत, जहां संचार और रक्षा प्रौद्योगिकियों को इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देता है। तो यह कहीं ना कहीं भारत को एक स्पेशल सिंबल के तौर पर दिया गया। वहीं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे BECA कहते हैं, वर्ष 2020 में हुआ था। यह समझौता भारत को अमेरिका के उन्नत भूस्थैनिक डेटा और सटीक सैन्य जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। जो 1999 हम लोग मांग रहे थे, यही डाटा मांग रहे थे, मैंने कल चर्चा किया था ना, तो याद रखिएगा यही डाटा मांग रहा था कि मुझे क्या देना है, भूस्थानिक डेटा, सटीक सैन्य जानकारी हमको चाहिए था कारगिल में। जो नहीं दिया तो 2000 में यह समझौता हो जाता है अमेरिका के साथ, हम करते हैं। सटीक मिसाइल और ड्रोन हमलों से के लिए भूस्थैनिक डेटा का महत्वपूर्ण यह माना जाता है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। क्लियर है? तो 1999 के बाद स्थिति 2020 में बदली और समझौता हुआ था इसके बारे में। अब है कि ट्रेड पॉलिसी फोरम TPEF जो दो सक्रिय है, पुनः 2021 से सक्रिय हो गया। और द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका के जो भारत के बाधाओं को कम करने, आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को मजबूत करता है। तभी देखते हैं भारत सरप्लस की स्थिति में आ जाता है इस सब मामले में लेकर। तो यहाँ पर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी आपको 2008 में हुई थी, जिसे 1-2 समझौता भी हम लोग किए। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा था, तो इसे याद है कि भारत के परमाणु ऊर्जा के लिए असैन्य उपयोग की सहायता प्रदान करना यह मुख्य उद्देश्य था। भारत के वैश्विक परमाणु बाजार में प्रवेश करने का अवसर मिला। और उसके बाद देखते होंगे जो परमाणु जो समझौते हैं वहाँ पर भारत को रिबेट मिलता है। इस तरीके से चीज़ें समझिएगा। इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर जो इकोनॉमिक्स है, जिसे IPEF कहते हैं, यहाँ भी समझौता होता है। IPEF वर्ष 2022 में यह समझौता होता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी की जाती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो इंडिया से शुरू होकर और अमेरिका तक होता है, यह क्षेत्र जो है पूरा, यह क्षेत्र इंडो पैसिफिक का क्षेत्र, जहां क्वाड का संकल्पना आप देखते हैं, जहां दक्षिण पूर्व एशियाई संगठनों की बात करते हैं। यह सब जो कॉन्सेप्ट है मैं पहले भी बात कर रखा हूँ, तो इसको समझिएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड जो इनोवेटिव है, DTTI, अर्थात DTI, ध्यान रखिए, DTTI, जिसको वर्ष 2012 में किया गया था। और भारत अमेरिका के बीच रक्षा उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और लक्ष्य भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करना था। यहीं पर ICET याद रखिएगा, इनिशिएटिव एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात होती है, 2023 में हुआ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, 5G जैसे क्षेत्रों के सहयोग के लिए यह सब किया गया। तो यह ध्यान रखिएगा, अमेरिका और भारत के बीच इतने महत्वपूर्ण समझौते हैं जो रणनीतिक स्तर पर, स्ट्रेटेजिक स्तर पर भारत अमेरिका को एक साथ लाता है। इस बीच अगर अमेरिका का कोई राष्ट्राध्यक्ष अगर कोई नीतियां बनाएगा तो यह सब आपको कानून में प्रावधान जो प्रभावित होते हैं, तो इसको उसी अनुरूप में समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की नीति कुछ भी हो, भारतीय संदर्भ में उसकी नीति अलग होती है, अलग रहेगी, क्योंकि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का है और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर जानता है। अब ध्यान रखिएगा, दक्षिणी चीन सागर, जब इंडिया से शुरू होते हैं जब इंडिया से इंडोनेशिया हम पहुँचते हैं, इंडोनेशिया से जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ पर आते हैं, याद हो दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पर रसिया है, ध्यान रखिएगा। और दक्षिणी चीन 9 डैश लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, 9 डैश लाइन। तो यह इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है। तो चीन का दक्षिणी चीन सागर में
में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। दक्षिण हिंद प्रशांत महासागर में भारत का स्टेटस सिंबल बढ़ जाता है, क्वाड के मामले में स्टेटस सिंबल बढ़ जाता है। तो ऐसे मामले में क्या भारत के साथ जो अमेरिकी रिश्ते हैं समझौतों के तहत, क्या उसमें बदलाव होंगे? बदलाव उन रिश्तों में नहीं होगा, पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से जब आर्थिक बदलाव किए जाएंगे, उसके सीमांकन किया जाएगा, प्रवास को लेकर सीमांकन किया जाएगा या वैश्विक भूमिका के तौर पर किया जाएगा, तो जरूर भारत के रिश्ते उसके साथ कुछ न कुछ दो चार होंगे। उसी संदर्भ में ये सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि जहां वीजा की बात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि भारत से जो लोग अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका में उसका अवैध प्रवासी के मामले में मैंने उस दिन भी चर्चा किया था, राष्ट्रीय हित में अमेरिका का जो निर्णय हुआ और राष्ट्रीय हित में अपना सर्वश्रेष्ठ होगा। हम भी बांग्लादेश के मामले पर, पाकिस्तान के मामले पर, अफगानिस्तान के मामले पर, श्रीलंका के मामले पर अपना स्टैंड लेते हैं, वैसे ही अमेरिका को लेना चाहिए। वैध जो जाएंगे उनको अवसर मिलेगा, और यह सभी राष्ट्रों में समान रूप से धारणा। अवैध लोगों को समय आधार पर आपको चीज़ें मॉडरेट करनी होगी, उसका निष्पादन करना होगा, यही मामला है कुल मिलाकर समझिएगा। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के मुद्दे हैं, ब्रिक्स जैसे मुद्दे हैं, या हम दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे देख ले, इंडो पैसिफिक के मुद्दे देख ले, तो दोनों सहजर तौर पर काम करेंगे। हालांकि मैं जो बताया कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो उसकी सीमांकन का मुद्दा होगा, डॉलर का मुद्दा होगा, ट्रेड का मुद्दा होगा, वह कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, पर वो समय परिस्थिति के आधार पर स्पेशल प्रिविलेज भारत को देता आया है अमेरिका, तो देता ही रहेगा। रीजन उसके पीछे भारत सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर के तौर पर ग्रोथ कर रहा है, दूसरा बाजार के तौर पर ग्रोथ कर रहा है, अंतरिक्ष मामले में भारत ग्रोथ कर रहा है, रक्षा क्षेत्र में ग्रोथ कर रहा है। तो भारत से वो रिश्ते खराब नहीं करेगा, बशर्ते उसके अपने हित जब तक सज रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को समझिएगा, बाकी वहीं आपको समझने की आवश्यकता होगी। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सभी राष्ट्रों के सहचर्य की बात करते हैं, पंचशील की बात करते हैं, तो हमें सहअस्तित्व बनाए रखने की आवश्यकता होगी। यह बात आपको समझने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस आर्टिकल को देखिएगा, इस मामले को, सभी चीज़ों को देखिएगा। तो इस प्रश्न का अभ्यास कैसे करना है? भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के परिप्रेक्ष्य में ही आपसी रिश्तों को पुनः स्थापित किया जाता है, इस कथन की विवेचना करें। समझिएगा, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। इसका उत्तर आपको 250 शब्दों में भेजना है। कहाँ लिखकर? पेड जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भेजिएगा, या ऐप पर भेजने की जरूरत कोशिश कीजिएगा, दोनों जगह कहीं भेजिएगा, हम वहाँ से आपको कॉपी को रिव्यू कर देंगे। तो लगातार बने हुए हैं आपके मेंस को और बेहतर करने के लिए। कैसा टॉपिक आज लगा? नया इनिशिएटिव लिया गया, मेंस के टॉपिक क्लियर हुए जिनका मेंस है, तो आप जरूर डीएनए को देखिए, अपना लाभ अधिकतम लीजिए। उन भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में मत जाइए जहाँ से समाधान नहीं निकल सकता है। मैं बार बार, मेरे व्यू नहीं जाते हैं, मुझे पता है अगर 50 लोग देख रहे हैं, 50 में से अगर 50 लोगों का मेंस है, तो क्षमता है 50 लोगों का रिजल्ट आएगा, बशर्ते उस तरीके से काम करेंगे। जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आ गया, आप लोग जब वीडियो बना के दीजिएगा हमें, या हमारे प्रति कृतज्ञता जाहिर कीजिएगा, जैसे ही ऑटोमेटिक आप 10 लोगों को भेजिएगा, 50 लोगों को भेजिएगा, तो लॉन्ग टर्म में हम काम कर रहे हैं। जिस दिन बूस्ट होंगे, हमारे पास खुद आने लगेगा, खुद व्यू आने लगेगा, तो तब तक आप पर काम कर रहे हैं। तो क्या करना, आप लोगों को मेहनत करना। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, उतनी उससे दुगना मेहनत आपको करना है। कसम खा लीजिए, इस बार 70 बीपीएससी मेरा नहीं छूटना है तो नहीं छूटना है। जिनका 71 है, कसम खा लीजिए 71 मेरा नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा। फाइनल लिस्ट में हम नाम लेकर रहेंगे। उसके लिए जो हमारी टीम, हम मेरी तरफ से जो सहयोग होगा मैं कर सकूंगा। मैं उन टीचरों में से हूँ ना, मैं अलग जाकर अपना राह बना सकता हूँ, अलग जाकर आपके लिए मदद कर सकता हूँ, स्ट्रीम लेवल पर जाकर मदद कर सकता हूँ। ये आपको अपने स्तर पर भी लागू करने की जरूरत होगी कि आपको अपने स्ट्रीम लेवल पर जाकर अपना मेहनत करना होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा भावनाओं में बोल दिया जाता है, पर ध्यान रखिएगा, चीज़ों को लेकर जरूर आप सजग रहिएगा। उसके आगे हम बात करेंगे, ऐसे और एडिटोरियल में बात करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ टॉपिक को। इस एडिटोरियल के इस टॉपिक पर जब हम बात करते हैं, तो सहजता में जो सार्थकता की बात होती है, तो मैंने जो इंट्रो में बात की, जैसे हमारे दिखावा पसंद समाज में आजकल सरल होना सबसे कठिन काम है। लोग दिखावे के लिए अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, अनावश्यक फैशन करते हैं, फिर उसका सोशल मीडिया प्रदर्शन करते हैं। खुद की सुर्खियों में रहने के लिए लोग उटपटांग हरकतें से बाज नहीं आते हैं। हमारी आत्ममुग्धता सिर चढ़ कर बोलने लगी है।
कुछ समय पहले तक कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी मोटी उपलब्धियों को बखान खुद नहीं करता था। कोई बड़ा सम्मान या उपलब्धि हासिल होती थी, लोग प्रशंसा करते थे तो सम्मानित व्यक्ति बड़े संकोच से लोगों का धन्यवाद करता था। आजकल हम अपनी ज़िंदगी छोटी से छोटी बातों पर उपलब्धियों को इतराकर बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर तुरंत प्रसारित करते हैं। इस हमने अपनी निजी ज़िंदगी से शायद ही ऐसा कोई कुछ ऐसा छोड़ा हो जो हमारे निजी रह गई हो। अर्थात निजी बातें जब सार्वजनिक हो जाती हैं और उसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव जो समाज पे पड़ता है तो उसका अंतयोक्ष यह निकल के आता है कि कोई व्यक्ति समाज सार्वजनिक नहीं रह जाता, कोई व्यक्ति निजी नहीं रह जाता, उसका मानवीय संदर्भ नहीं रह जाता, उसका सार्वजनिक दायित्व तो बढ़ जाता है, सार्वजनिक चीज़ें बढ़ जाती है, उसको लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो जब स्व पहचान की बात आती है तो मौलिक अधिकार की बात वो नहीं कर पाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी व्यक्ति के संदर्भ का। इस मामले में जापानी सिद्धांत कियोसाकी अपनी सहजता और कमियां छिपाने के बजाय उन्हें दुरुस्त करने पर जोर देते हैं। इसमें बताया गया है कि हमारी खामियों ही हमें सुंदर और मूल्यवान बनाती है, उसमें सच्चाई से ज़्यादा प्रामाणिक वास्तविक होती है। सरल होने का मतलब असफल या पिछड़ा हुआ होना नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बल्कि बिना बिना मकसद के दिखावा करना, निरर्थक खर्च करना, अपनी बेहतरी के बजाय दूसरों को प्रभावित करने के लिए श्रम, संसाधन और समय को बर्बाद करना बेवकूफ़ी या नासमझी अवश्य है। समान होना नहीं बल्कि असामान्य होना समस्या मूलक है, गलत होता है। तो ये सब बातें करता है। जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, लक्ष्यों की बात करते हैं, समर्पण भाव की बात करते हैं तो उसका मकसद क्या होना चाहिए? अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों को प्राप्त करना होना चाहिए। जो जीवन के जापानी जो फिलिप बाबी साबी में कहा गया है कि एक जो आप जो करते हैं उसमें खूबसूरती ढूंढे, भले ही उसमें कुछ कमियां हों। आपको कुदरत से सीखना चाहिए जिसमें कमियों के बावजूद ढेर सारी खूबसूरती मौजूद है। तो इस प्रकार से जब हम अपने कमियों से जब सीखना शुरू कर देते हैं ना, कमियों से जब सीखना शुरू कर देते हैं तो आप में सरल भाव आना शुरू हो जाता है, आप में सहज भाव आना शुरू हो जाता है, आप में सफलता होने की तकनीक आने लगती है। साथ ही साथ आप व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो यही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो प्रकृति देती है, प्रकृति के तौर पर चीज़ें होती है। तो आपको समझने की जरूरत होगी कि जब बदलाव के दौर है तो सहजता का दौर भी आपको लाना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में यह लेख आपको आज आया है। इस लेख को आप जरूर पढ़िएगा और इससे क्या समझने की जरूरत है कि आप अपने तैयारी के दौरान कितना सामाजिक सहज बना कर रखते हैं, आप कितना पेशेवर है, कितना बौद्धिक है, कितना भावनात्मक और शारीरिक पहलू को एक कड़ी के साथ जोड़ कर देखते हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ, कारोबारियों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ कैसा प्रबंधन करते हैं, यह सरल सहज प्रवृत्ति के साथ आपको होनी चाहिए। हम महत्वपूर्ण सहायक, उपयोगी, मिलनसार, विश्वसनीयता जैसे मामले में क्या करते, कैसे कैसे रह रहे हैं, कैसे हम आचरण कर रहे हैं, कैसे सामने वाले की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पैसा आया नहीं कि दूसरे के सामने दिखाना शुरू कर दिए। एक शायरी है, जो नए नए अमीर बनते हैं ना उससे मिलना कम चाहिए, नहीं तो बार बार है ना वो वस्तुओं का मूल्य बताना शुरू कर देंगे कि मैंने इतना रुपया, इतना करोड़ रुपया का यह पेंटिंग खरीदा, इतने करोड़ का ये पोट है, इतने करोड़ का यह मेरा ड्रेसिंग टेबल है, इतने करोड़ रुपया का मैं पर्दा है, दिखाना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है जो खानदानी रईस होते हैं ना, खानदानी रईस वो हमेशा सहज और सरल होते हैं, दिखता होगा उनकी बातों से, उनके रहन सहन से, उनके कार्य करने की गतिविधियों से। तो इसी तरीके से क्या होना, खानदानी रईस बनना है बौद्धिक क्षेत्र में। जब आपके पास गूढ़ रहस्य आपको मिल जाएगा ज्ञान का तो आपके बात करने के तरीके, लहजे में आपकी क्या आ जाएगी, नरमी आ जाएगी। लोगों को पहले बोलने से ज़्यादा सुनने की प्रवृत्ति आ जाएगी। जो समस्या लेकर आपके पास आएगा उसकी बातों को सुनने की प्रवृत्ति आ जाएगी। तो ये सब खानदानी बहुत बौद्धिक गुण व्यक्तियों की पहचान है। तो खानदानी बौद्धिक गुण व्यक्ति बनिए, नहीं तो क्या होगा, नए नए अमीर बनिएगा, नए नए बौद्धिकता वाली बात आएगी ना। तो अभी जैसे मामले आपको देखने को मिले, कल मैंने एक स्टेटस लगाया था, बुद्धिजीवी एक महिला थी, किसी साधु बैठ कर अपना कुछ रोजी रोटी का इस प्रयोग कर रहा था, रोजी रोटी कुछ हो जाए, कुछ दिनों का उसे जीवन यापन का साधन मिल जाए, वो कुछ कर रहा था। उस पर फेमिनिज्म का बात कर दिया, कुछ बुद्धिजीविता की बात कर दी, वो व्यक्ति निकल के चला गया महाकुंभ से। देखिए आप धारणा समझिएगा,
आपके समाज में ऐसे हजारों लाखों कुरीतियां हैं जिस पर आपकी बोली नहीं निकलती है। आप क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं उतना है उसको बोलने का, ठीक है ना। पर जैसे ही आपसे कमजोर व्यक्ति दिखता है, जैसे ही आपसे सत्ता में कमजोर व्यक्ति दिखता है, आप सत्ता का अभ्यास करना शुरू कर देते और वो दूसरे का फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देते। आप यह भी तनिक अभ्यास नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति की जरूरत क्या होगी, वो व्यक्ति किस उद्देश्य से बैठा हुआ, उसका आगे का भविष्य कैसे तय होगा। तो ये कुंभ मेला जो सार्वजनिक मेल मिलाप का जगह है, वहाँ पर लोग पैसे कमा रहे हैं, लोगों के अपनी जरूरतें पूरी हो रही हैं। हाँ, अतिशयोक्ति हो, ढोंग हो, चोरी डकैती हो, अलग मामला है, उसको जरूर रोकना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ। पर आप जो इस तरीके से बातें कर दीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको अधिक नया बुद्धिजीवी बना देगा। और बुद्धिजीविता समाज का निर्माण नहीं करती है। गुण जो रहस्य बौद्धिकता का पाए रहते वही समाज का निर्माण करते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर आपको उस प्रकार की प्रवृत्ति लाने की हर मामले में जहाँ पर केवल और केवल आपके बौद्धिक आधारशिला का निर्माण करिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, तभी जाकर सहज प्रवृत्ति आपका सार्थक परिणाम दे पाएगी। नहीं तो क्या होगा, समस्या के साथ आप हमेशा घिरे रहेंगे। तो संभावित प्रश्न आप इस ऐसे से ले सकते हैं। सहजता में सृजन बसता है, सहज प्रवाह में ही सफलता का राह है, सहजता से बड़ा कदम ही दूर तक जाता है, सहजता में संतोष है, कृत्रिमता में संघर्ष है, सहजता से जोड़े गए रिश्ते लंबे चलते हैं, सहजता की शक्ति जटिलता की चालाकी पर भारी पड़ती है, जहाँ सहजता है वहाँ सफलता है। ये आपको लोकोक्तियाँ हैं इससे संबंधित लेख से, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। किसी एक पर देखिएगा जो सबसे अफोर्डेबल हो आपके लिए, जो आप लिख सकते हैं, कुछ शब्द लिख सकते हैं, तो जरूर प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर हम आगे मिलेंगे आपके साथ। नए जो इनिशिएटिव लिया गया इसको देखने के लिए, समझने के लिए, हमको समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नए न्यूज एनालिसिस के साथ, नए टॉपिक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।